नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में विदेशी मोर्चे पर चल रही कूटनीति और घरेलू मोर्चे पर चल रही राजनीति को लेकर है। भारत के सांसदों का प्रतिनिधि दल जो विदेशों के दौरे पर गया था, वो वापस आने लगा है। इन सांसदों ने पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ भारत का पक्ष पूरी दुनिया को बताया है। लेकिन इन्हीं सांसदों में शामिल विपक्षी दलों के सांसद विपक्ष में जो बयान दे रहे हैं, वो देश के अंदर विपक्ष के नेताओं के लिए असहज हालात पैदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर भारत में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार को यह कहकर घेर रहा है कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया गया। उधर कांग्रेस के नेता शशि थरूर, जो अमेरिकी दौरे पर है, भारतीय डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीज फायर किसी अमेरिका के दबाव में नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर था और उसी की पहल पर भारत ने युद्ध विराम की सहमति दी। इसी तरह कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद, जो विदेश दौरे पर प्रतिनिधि दल का हिस्सा है, वो अलग दुखी है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार का पक्ष दुनिया के सामने रखने पर उन्हें पार्टी विरोधी करार दिया जा रहा है। इस बीच आज खुद पाकिस्तान ने अपने कथित डोजियर में यह कबूल किया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 11 सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि कुल 19 ठिकानों पर हमले किए। हालांकि इन 8 नए ठिकानों पर हमले की बात भारत ने नहीं कही थी। लेकिन जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान की ओर से दुनिया भर के मोर्चे पर अपना पक्ष रखने की कूटनीतिक कोशिश हो रही है, उसमें भारत का पक्ष दुनिया के ज्यादा देशों तक मजबूती से रखा जा रहा है और इसमें विपक्षी सांसदों की सराहनीय भूमिका रही है। लेकिन देश की राजनीति में सवाल बने हुए हैं कि विपक्ष दलों की ओर से पहलगाम नरसंहार कांड से लेकर सीज फायर तक तमाम सवाल सरकार से बार बार पूछे जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया में दिखाने के लिए डोजियर बना रहा है कि भारत ने आतंक पर वार के बहाने पाकिस्तानी फौज के ठिकाने मिटा दिए। इधर देश की अंदरूनी राजनीति देशभक्त, देश विरोधी और सीज फायर पर दबाव की सियासत में उलझी हुई है। पहले देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में अपनी पिटाई को लेकर पाकिस्तान ने क्या क्या कबूला है, क्या क्या झूठ बोला है। पाकिस्तानी आतंक और आतंक के आकाओं पर भारत की सेना ने जो हमले किए थे, वो पहले दिन से दुनिया के सामने रखे। एक हमले के बारे में भारत ने दुनिया को बताया था, लेकिन अब पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने मारा ज्यादा है, गिना कम है। क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद 8 तारीख को भारत ने 2 जगह मिसाइलें मारी, 9 जगह ड्रोन मारे। फिर 9 तारीख की रात को 3 जगह मिसाइलें, 10 जगह ड्रोन मारे। 10 तारीख के हमले पर पाकिस्तान ने कोई डेटा नहीं दिया, लेकिन कहा है कि भारत ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लेकर 86 ड्रोन तक से हमले किए हैं। हिंदुस्तान की दिफाई पोजीशन 50 साल पीछे चली गई है। दरअसल पाकिस्तान ने जो दावा किया है, हो सकता है कि वो सहानुभूति बटोरने के लिए मक्कारी वाली चाल हो, लेकिन उसके दावे में कुल 19 ठिकानों का जिक्र है जो भारतीय सेना के हमले की चपेट में आए हैं। इनमें से 8 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर हमले का दावा भारत ने नहीं किया है। पाकिस्तान कहता है कि भारत ने दक्षिण में हैदराबाद, तो पूरब में बहावलनगर और झांग, उत्तर में गुजरात से लेकर अटक तक और पश्चिम में पेशावर तक भी हमले किए हैं। मतलब भारतीय हमले के सबूत इस बार पाकिस्तान खुद दे रहा है, लेकिन देश की सियासत में सबूत मांगने वाला विपक्ष इस बार सबूतों पर नहीं, सीज फायर के कारण पर मोर्चा खोले हुए है। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की खबर के बाद से ही विपक्ष मोर्चा खोले हुए है कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ। सरकार का दावा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से पेशकश को भारत ने कबूल कर लिया। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी विदेश में यही दोहराया कि सीज फायर अमेरिका के कहने पर नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष को थरूर की ये दलील भी नहीं भा रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हर अल्टरनेट डे यही कहते हैं कि युद्ध विराम उन्होंने ही कराया है। No one needed to persuade us to stop. We had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. नहीं, शशि थरूर एमई है या प्राइम मिनिस्टर के सब्स्टिट्यूट, मतलब कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं भी पब्लिक में क्या बोलूंगा, अभी भी कह रहा हूं कि ये प्रतिकार कहां से आना चाहिए।
रिबटल शशि थरूर जी से होने से बात बनेगी क्या? रिबटल प्राइम मिनिस्टर से होना चाहिए। हालांकि थरूर अकेले विपक्षी दल के नेता नहीं हैं जो विदेशी धरती पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार यानी पीएम मोदी की बातें रख रहे हैं। 7 में से 3 प्रतिनिधि दल ऐसे हैं जिनकी अगुवाई विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस से शशि थरूर, एनसीपी एससीपी से सुप्रिया सुले और डीएमके से कनिमोझी हैं। और कनिमोझी मानती हैं कि आज की हालत में दुनिया में कम ही मुल्क ऐसे होंगे जो विपक्षी दलों के सांसदों को देश का पक्ष रखने के लिए विदेश भेजने का साहस रखते हैं। फिर भी देश में विपक्षी दलों के नेता विदेश जाने वाले नेताओं के रुख पर अफसोसनाक सवाल उठाते हैं। He's supporting so and so, he's not supporting so and so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. दरअसल पाकिस्तानी आतंकवाद और प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत की ओर से गए सर्वदलीय सांसदों का दल विदेशी जमीन पर सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था और उस एहसास को रेखा शर्मा ने कुछ यूं जताया है जो 4 देशों के दौरे से वापस लौटी हैं। दिन की विजिट थी बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और फिर अल्जीरिया। चारों देशों में वहाँ की लीडरशिप ने, वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स ने, वहाँ की आम जनता ने इंडियंस को और इस ऑपरेशन सिंदूर को बहुत पॉजिटिवली लिया है और भारत सरकार के साथ खड़े हैं, टेरर के अगेंस्ट खड़े हैं सारे। लेकिन देश में सियासत की अपनी चाल है। विदेशों से लौट रहे विपक्षी दलों के सांसद भी देश में आने के बाद अपने मूल दलों के सियासी सवालों के साथ खड़े होंगे और सरकार से वो सवाल पूछना चाहेंगे जिनके जवाब अभी तक बाकी हैं। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो जिस तरीके से अब एक एक करके प्रतिनिधिमंडल वापस आना शुरू हुआ है और उसके बाद प्रधानमंत्री से भी इन प्रतिनिधिमंडलों की बैठक होने जा रही है और उनको डीब्रीफ किया जाएगा एक तरीके से और बताया जाएगा कि आखिरकार भारत का अचीवमेंट, ये जो 7 प्रतिनिधिमंडल गए थे उनका क्या रहा। पहला प्रतिनिधिमंडल आ चुका है और आज चर्चा शुरू करने के पहले जो पहला प्रतिनिधिमंडल लौटा है उसमें रेखा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा की सांसद, वो भी शामिल थी। इनके प्रतिनिधिमंडल में जो बैजयंत पांडा के नेतृत्व में गए थे और उन देशों में गए थे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भी उसमें शामिल थी, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, अल्जीरिया हो, वहां पर भी ये लोग गए थे। और उसके साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेलीगेशन रहा, उस पर हम सवाल पूछेंगे। रेखा जी इस वक्त मेरे साथ यहां पर जुड़ी हुई है। रेखा जी, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आपका पहला प्रतिनिधिमंडल है जो लौट रहा है, सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके प्रतिनिधिमंडल की आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा अचीवमेंट वो था कि जो देशों में कांग्रेस कभी पहुंच नहीं पाई और जिन देशों में कांग्रेस की कोई सुनता नहीं था, आज वही देश भारत की तरफ लीडरशिप की तरफ भारत की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। वही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भारत एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री बनने जा रहा है और है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और वही लोगों ने हमारा, मैं कहती हूँ, दिल खोलकर स्वागत किया और हमसे पूरी बात करी, सुना, मीटिंग्स की। ये वही देश हैं जो कांग्रेस की लीडरशिप को अपने घर घुसने नहीं देते थे। जितने देशों में आप गई, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि उसमें से कुछ देश जैसे सऊदी अरेबिया है या कुवैत है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC के सदस्य रह चुके हैं। क्या इन देशों में आप किन से मिली, यानी क्या हेड ऑफ द स्टेट से आप मुलाकात कर पाई, किन के सामने जाकर आपने भारत की भूमिका रखी और क्या भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या उसको समर्थन इन देशों से आपको मिला है? देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीपल जिनसे हम मिले, उनके चाहे सूरा काउंसिल के स्पीकर से मिले, चाहे हम उनके डिप्टी PM से मिले, अलग अलग लोगों से हम मिले। लेकिन मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा सकती हूँ। मैं एक सांस में आपको सारी मीटिंग्स के बारे में किससे मिले नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के सीनियर लोगों से मिले, उनके ऑपोजिशन के कुछ लोगों से मिले, उनके ब्यूरोक्रेट से मिले, उनके थिंक टैंक से मिले
और भारत का जो उन देशों में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इंडियन डायस्पोरा से मिले, उनके कुछ मीडिया जर्नलिस्ट से भी मिले। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को, भारत की कार्रवाई को उनका समर्थन मिला है? क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने समर्थन किया है कि जो भारत ने कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ वो सही है? हमने सभी देशों में टेररिज्म को लेकर किस प्रकार पाकिस्तान कई सालों से भारत के ऊपर अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में किस किस प्रकार से टेररिज्म का निशाना बनाया है उन्होंने, वो बात के साथ साथ हमने न्यू नॉर्मल क्या है भारत का, विच इज़ ऑपरेशन सिंदूर, हमने उसकी बात रखी। और नया भारत किस प्रकार है और क्या सोचता है नया भारत, ये सोचता है कि हम इसको लाइटली नहीं लेंगे और ऑपरेशन सिंदूर इज़ द न्यू नॉर्मल। हमने ये बात बड़ी स्ट्रेसफुली करी, कई जगह हमें उस बात को रिपीट करना पड़ा, तो हमने वो बात रिपीट भी करी कि बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक ये टेरर कैंप्स नहीं बंद करेंगे, तब तक कोई किसी प्रकार की डिप्लोमेसी नहीं होगी, पानी नहीं दिया जाएगा। सभी प्रकार का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसीजंस लिए, जो हमारी सरकार ने डिसीजंस लिए, वो हमने, हमारे जो लीडर थे बैजयंत पांडा जी ने, उन्होंने बहुत सॉफ्टली पर स्टर्नली बात रखी और वो बात समझ भी आई। नहीं, लेकिन क्या सिंदूर को समर्थन मिला है? क्या हम ये कह सकते हैं? उनको हाँ बिल्कुल मिला है, क्योंकि उनको ये समझ आया, क्योंकि ये देश भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी टेरर से ग्रस्त रहे हैं, अटैक हो चुके हैं इन सभी देशों में, और वो समझते हैं कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है ये और क्यों पाकिस्तान पाल रहा है। उनको भी कईयों का जैश ए मोहम्मद है जैसे, उनको मालूम है पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर, ये सारी बातें उनको मालूम है कि वो कुछ ग्रुप्स हैं जो वहां पर अभी तक है और उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। वो फोटोज जिसमें पाकिस्तान की आर्मी खुद खड़ी है टेररिस्ट लोगों के साथ, उन्होंने भी देखी है, इसलिए वो समझते हैं कि भारत का न्यू नॉर्मल जो है ऑपरेशन सिंदूर, अब भारत इससे डिवल्ज नहीं होने वाला, इधर उधर नहीं होने वाला। लेकिन रेखा जी, आपका जो डेलीगेशन था, जो आपके डेलीगेशन के सदस्य थे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेलीगेशन दिखा मुझे, कि जिसमें निशिकांत दुबे भी थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे। निशिकांत दुबे वहां जाकर ट्वीट कर रहे थे कि किस तरीके से भारत एक सेक्युलर देश है, भारत में मेजॉरिटी माइनॉरिटी फर्क नहीं है, फिलिस्तीन के कॉज को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। आप खुद असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर रही थी। ये बहुत ही अलग तरीके का डेलीगेशन मुझे समझ में आया। आपका जो एक्सपीरियंस था वो किस तरीके से रहा? किस तरीके से ये पूरा डेलीगेशन, अलग अलग पार्टी के लोग, ये सारे लोग इसमें शामिल थे, कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा इसको लेकर? बहुत इंटरेस्टिंग डेलीगेशन था हमारा। हमारे 7 लोगों में 5 अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग पार्टीज के तो थे ही, लेकिन अलग अलग धर्मों के थे जो एक बात कर रहे थे, वो भारत की बात कर रहे थे। ओवैसी जी बहुत स्ट्रांगली उन्होंने भारत की बात की, हर देश में बात करी, और क्योंकि वो उस धर्म से आते हैं जिस धर्म के लोग वहाँ उन देशों में रहते हैं, तो उनको वो बात समझ में आई और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को रखा कि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा खुश है ये मुस्लिम्स जो भारत में रहते हैं। ये बात जब ओवैसी जी के मुंह से आती है तो सबको समझ आता है। ओवैसी जी ने हर जगह मेरा भारत, मेरा प्राइम मिनिस्टर करके बात रखी। वैसे ही निशिकांत दुबे जी ने भी वही बात करी। वहां धर्म की बात नहीं हुई, वहां केवल और केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हुई। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी कि वहां पर धर्म की बात नहीं हुई और देश की बात हुई। और ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान खुश है, भारत लौटने के बाद अब ओवैसी क्या कहते हैं उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की इसके लिए। मेरे तमाम मेहमान इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बृजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद और प्रवक्ता कांग्रेस के, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, और उसके साथ साथ विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल, और आपने रेखा शर्मा जो कह रही थी
जो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी उनकी बात भी आपने सुनी, लेकिन 3 सवाल इस चर्चा के लिए हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या सीज फायर पर कांग्रेस को शशि थरूर की बात मान लेनी चाहिए? क्योंकि बार बार कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और उसका क्लैरिफिकेशन सरकार से ज्यादा शशि थरूर वहां पर देते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। उनको सवाल पूछा जा रहा है, वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या विदेश दौरे पर गए विपक्षी सांसदों पर सवाल उठाना सही है? क्योंकि सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि उनको पार्टी विरोधी बताया जा रहा है, वो देश की बात रख रहे हैं, क्या यह सही है? और आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वक्त आ गया है कि उनका करारा जवाब देना जरूरी है? क्या मजबूती से उसका खंडन जरूरी है? क्योंकि G7 अगर प्रधानमंत्री जाते तो शायद उसका जवाब वो वहां पर दे पाते, लेकिन अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं है कि वो शायद G7 में शामिल नहीं होंगे। शुरुआत हम कांग्रेस से करेंगे, क्योंकि सवाल कांग्रेस पर खास करके उठाया जा रहा है ब्रिजेंद्र जी, कि शशि थरूर कह रहे हैं कि जो कहा गया भारत की तरफ से वो मान लेना चाहिए सीज फायर के मामले में। दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद वहां पर कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि जो मैं भूमिका रख रहा हूं, मुझे पार्टी विरोधी करार दिया जा रहा है और मैं विदेश में हूं। क्या यह सही है? और आपने रेखा शर्मा को भी सुना है। ब्रिजेंद्र जी। धन्यवाद साहिल जी। सबसे पहले मैं रेखा शर्मा जी से ही शुरू करूंगा, क्योंकि वो प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थी, 4-5 देश का दौरा करके आई है और शायद उन्हें अभी लैंड किए कुछ घंटे भी नहीं हुए होंगे और उन्होंने अपना जो रंग है वो दिखाना शुरू कर दिया। आपने उनका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था वो ध्यान से सुना हो। उनका फोकस इस चीज पे था कि जो दरवाजे कांग्रेस सरकार के लिए खुलते भी नहीं थे, मतलब ये कोई भाषा है? और फिर आप कहते हैं कि हमें एकजुट होकर एक तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश करनी चाहिए। यहां से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद आपने 2 बड़े पॉइंटेड सवाल पूछे थे कि आप वहां किन किन से मिले। अगर वो किसी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों से मिले होते तो ऐसा नहीं होता कि उनको ये कहना पड़ता कि एक लंबी चौड़ी 15-16 लोगों की लिस्ट है जिनसे हम मिलके आए, एक कोई किसी सूरा के स्पीकर थे, एक कोई और थे। अगर वाकई में ही वो सही मायने में उन लोगों से मिले होते जिनके हाथ में निर्णय लेने की शक्ति है, उन देशों के की कूटनीति की या विदेश नीति की, तो उनका नाम तपाक से वो लेती। दूसरा, आपने पूछा कि उनका रिस्पांस क्या था जब आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत का पक्ष उनके सामने रखा, तो उन्होंने उस पक्ष को ही दोहराया कि हम आतंकवाद से ग्रस्त हैं, ये देश भी आतंकवाद से ग्रस्त हैं, XYZ। लेकिन रिस्पांस क्या था, उसके संदर्भ में वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। खैर एनीवे, बाकी जो आपका सवाल है, जो 3 सवाल आपने मुख्य रखे हैं यहाँ पे, देखिए शशि थरूर जी हों या सलमान खुर्शीद हों या ये 7 डेलीगेशन में गए 42-45 जितने भी मेंबर पार्लियामेंट और बाकी एमिनेंट लोग जो गए हैं, इसमें डिप्लोमैट्स भी हैं, देखिए वो सब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे और उन्होंने भरपूर तरीके से जो सरकार का जो पक्ष है वो इन सभी देशों के सामने, जिनसे भी वो जाके मिले हैं, उनके सामने वो पक्ष रखा है। लेकिन ये कहना कि शशि थरूर जी ने जो सीज फायर के ऊपर वहां बयान दिया, क्या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उसको यहां पर मानेगा या नहीं, देखिए उसका कोई मायने नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप आपको किश्तों में एम्बैरस। लेकिन ब्रिजेंद्र जी, मैंने दूसरा सवाल भी उसमें ऐड किया है। मैं आपको एक सेकंड के लिए उसमें मैं आपको क्लैरिटी दे दूं एक बार। सलमान खुर्शीद कुछ और शिकायत कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब अपनी बात रखता हूं मैं, तो मुझे पार्टी विरोधी करार दिया जा रहा है। मैं तो विदेश में बैठा हूं और यहां पर लोग मुझे पार्टी विरोधी करार दे रहे हैं। नहीं, पार्टी से शिकायत है उनको। नहीं, यहां पे वही है, इंग्लिश की ट्रांसलेशन का इशू है। उन्होंने पार्टी कहीं जिक्र नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिकल अलायंस, पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात की है। तो उसको हम रहने दें, क्योंकि इसीलिए हमारी तो डिमांड और 16 पार्टियों की डिमांड ये है कि आप पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, ये जो घटनाक्रम है इसके बारे में खुली बड़ी चर्चा हो, उसके बारे में ये प्रतिनिधि मंडल। आपके बाकी के प्रवक्ता जो है ना, वो आपके इतने डिप्लोमेटिकली जवाब दे पाते, क्योंकि हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे बात कर रहे हैं। आपने वो शब्द बराबर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि सलमान खुर्शीद का इशारा किस तरफ है। आपको भी पता है कि उनका इशारा किस तरफ है। देखिए, मुद्दा यह है कि वो विदेश में गए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है वो बिल्कुल वो है जो देश उनसे उम्मीद रखता है। बाकी पार्टी का अंदरूनी मामला क्या है वो हम आपस में निपटेंगे। लेकिन भारत सरकार को जब ये डेलीगेशंस बनाए गए थे, इनके अंदर जो पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स लिए गए थे, इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि यदि आप ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जा रहे हैं तो उन पार्टियों की मंशा जिनके प्रति हो उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए था। ममता बनर्जी प्रदीप भंडारी,
अपने तेवर दिखाए, तो इन्होंने पठान को वापस लेके और फिर अभिजीत बैनर्जी को इंक्लूड किया या नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के संदर्भ में एक राजनीति खेली जा रही है लोकल लेवल के लिए। नहीं, कांग्रेस से जरा ज्यादा ही प्यार है प्रदीप भंडारी आपको। देखिए, आपने ममता बनर्जी की बात तो मान ली, लेकिन कांग्रेस की बात अगर मान ली होती तो शायद आज कांग्रेस इस तरीके से सवाल आप पर नहीं उठाती। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि अब डोनाल्ड ट्रंप को भी आपको एक जवाब दे देना चाहिए सरकार की तरफ से? बार बार हर बार वो 2 दिन में आकर ये सवाल बात करना शुरू कर देते हैं कि कैसे उन्होंने बीच बचाव किया, उनके वजह से कैसे सीज फायर हुआ। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो सवाल उठाया गया, रेखा शर्मा आते ही सबसे पहला स्टेटमेंट यह है कि जो दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हुए थे वो आपके जाने से खुल गए। तब ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं हो रहा है वहां पर, यह भी उन्होंने मार्क किया हुआ है कहीं ना कहीं ब्रिजेंद्र सिंह जी ने। साहिल जी, एक कहावत है, जो जमीन से कट गए अब वो कांग्रेसी आसमां की बात कर रहे हैं। जनता ने जिस राहुल गांधी को ठुकराया अब वो पाकिस्तान की बात करते हैं। तो आज कांग्रेस में 2 फाड़ है। एक तरफ राहुल गांधी जी की कोटरी है जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर उतारू है कि पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे कैसे लेके जाए, और कुछ समझदार कांग्रेस के नेता हैं जो ऑल पार्टी डेलीगेशन के अंदर गए और जिन्होंने देश की बात करी। मैं एक एक करके सब सवालों का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अप्रूवल नहीं लिया गया। ये रहा सलमान खुर्शीद का ANI न्यूज एजेंसी को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे हैं कि वी आर हियर बिकॉज आर पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्टैम्प्ड द अप्रूवल एंड डिसाइडेड टू सेंड अस हियर। अर्थात हम यहां पे इसीलिए हैं क्योंकि हमारे राजनीतिक दल ने हमें अप्रूव किया कि हमें ऑल पार्टी डेलीगेशन में जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सलमान खुर्शीद तो झूठ नहीं बोल रहे। तो अगर इनको लग रहा है कि शशि थरूर को इनको नहीं अच्छे लगते, तो सलमान खुर्शीद जो इनके समय में मंत्री रह चुके हैं, इनको सुन लेना चाहिए। अब अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के आर्ग्यूमेंट को मैं आगे लेके जाऊं, जो कहते हैं कि बड़े लोगों से नहीं मिले, तो आप मुझे बताइए कोलंबिया ने अपना स्टेटमेंट कैसे रिट्रैक्ट कर दिया? उसने अपना स्टेटमेंट इसीलिए रिट्रैक्ट किया क्योंकि ऑल पार्टी डेलीगेशन ने भारत का पक्ष जो है बखूबी से रखा, जिसके कारण कोलंबिया जो पहले पाकिस्तान के पक्ष की बात कर रहा था, अब वो हिंदुस्तान के पक्ष की बात कर रहा है। अब मैं आ जाता हूं इनके स्पेशल सेशन की बात। साहिल जी, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का आप उठा के देख लीजिए स्टैंड क्या था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई आने वाले पार्लियामेंट के सेशन के अंदर, जहां उन्होंने पाकिस्तान में एक चीटी तब नहीं मारी थी, हम जाके डिस्कशन करेंगे, कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाएंगे। यह था कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, और हिस्टोरिकली पास कन्वेंशन स्पेशल सेशन के विरुद्ध रहा है। जो अभी आने वाला सेशन है उसमें हम सब चीजों को डिस्कस करने वाले। अब आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने सही लोगों को नहीं भेजा, तो क्या हम विजय वाटेकर को भेजते जो ये कह रहे थे कि भाई 15 लाख की मिसाइल को क्यों इस्तेमाल करा चाइनीज ड्रोन को मारने के लिए? क्या हम राहुल गांधी को भेजते जो पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे? क्या हम जयराम रमेश को भेजते जो ये कह रहे थे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आतंकवादी के बराबर है? क्या हम गुलाम अहमद मीर को भेजते जो कहते हैं कि छोटी मोटी घटना है? क्या मल्लिका सीतारमैया को भेजते जो कह रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है? तो देश को निर्णय करना है। वहां पर जो भी कांग्रेसी है, भाजपा है, वो सब देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर इन जिन शख्सों का नाम मैंने बताया, उनके लिए पार्टी पहले आती है, देश बाद में आता है। अब मैं आ जाता हूं दूसरी बात पे, सीज फायर की। डिप्लोमेसी के अंदर एक सरकार का ऑफिशियल स्टैंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रखती है। साहिल जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या यूएस के स्टैंड डिप्लोमेसी पे जरा हम आते हैं और हम बात कर रहे हैं जिनकी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा, और मुझे जरा समझना है कि पाकिस्तान की भाषा मतलब क्या होता है। जरा राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया हुआ है भोपाल से, वो जरा आपको बता देते हैं कि बड़ी खबर यह आ रही है कि भोपाल में राहुल गांधी ने सीज फायर को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप के फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल ने कहा कि एक वक्त 1971 का भी था जब अमेरिका का 7वां बेड़ा आया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मुझे जो करना है वही करूंगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी हमला कहा है, संघ पर भी हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं करती है। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी ये सरेंडर करने वाले लोग नहीं है, बल्कि सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। जरा सुन लेते हैं क्या बोला राहुल गांधी ने। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर।
और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। देखिए अभी राहुल गांधी, अभी ये पाकिस्तान की भाषा माने क्या हम लोग कि वो कह रहे हैं कि भाई फोन किया और सरेंडर कर दिया। भाषा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। कोई भी देशभक्त व्यक्ति होगा, वो जब इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड आएगा तो उसके बाद में वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टैंड में विश्वास रखेगा, ना कि चीन में विश्वास रखेगा, ना कि अमेरिका में विश्वास रखेगा, ना पाकिस्तान में रखेगा। राहुल गांधी की गलती नहीं है जो उन्होंने चीन के साथ में ये एमओयू चोरी चोरी छिपके छिपके करा है, उसके कारण वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप साहिल जी मुझे एक बार बता दीजिए अब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टैंड कहा है जो इसके विरुद्ध है। 2019 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा गया था थर्ड पार्टी मीडिएशन चाहिए जम्मू कश्मीर में। उसके 14 दिन के बाद में भारत की सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था। ये जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की तो ये स्थिति थी, उनको ये तक नहीं पता था कि अक्साई चीन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आता है। और पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स 1963 अगस्त 22 के मेरे पास में, जब नेहरू जी संसद के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन काउंसिल डिस्कशन में कह रहे थे कई बार है ना, मैं बार बार जरा अपने पैनलिस्ट को कहता हूं कि अगर हम इतिहास में जाएंगे ना तो चर्चा हमको इतिहास पे करनी पड़ेगी। हम जरा आज के मुद्दे पर देखिए, मैं भी इतिहास में गया। नहीं वो ठीक है। देखिए राहुल गांधी ने 1971 के बारे में कहा, उसको लेकर भी आप सवाल उठा ही रहे हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि उस वक्त की सरकार की भूमिका को आराम से मान लिया जा रहा है, और उस वक्त विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए थे कि क्या सचमुच में जो कार्रवाई की गई वो सही है कि नहीं की, तो उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। और उस पर कभी भी विपक्ष ने ये नहीं पूछे 1971 के अंदर कितने जहाज गिरे। आप पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी पहले मीर जाफर है जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितने जहाज गिरे। कोई विपक्ष ने नहीं सवाल पूछे थे कितने जहाज गिरे। चैलेंज है मेरा ऊपर 1971 के अंदर भी। तो अभी मीर जाफर है, जयचंद नहीं है। पहले जयचंद, कल तक तो जयचंद चल रहा था, आज मीर जाफर हो गए। साहिल जी इसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पार्टी कर रहा हो, जिसने पाकिस्तान के अंदर एक चींटी नहीं मारी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आपने सुना राहुल गांधी का बयान, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता का स्टेटमेंट, और रेखा शर्मा का जो मेरे साथ बातचीत हुई वो भी आपने सुनी। अनुराग भदौरिया। अच्छा देखिए, रेखा जी जो बोल रही थी वो तो बीजेपी की भाषा बोल रही थी। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि पहले की सरकारें को कोई घुसने नहीं देता था। वो भारत का अपमान कर रही थी, किसी सरकार का अपमान नहीं कर रही थी, वो हिंदुस्तान का अपमान कर रही थी। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति ये बोले कि हिंदुस्तान को घुसने नहीं दिया जाता था पहले, ये तो गलत बात है। भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे विपक्ष के नेता विदेश में गए हैं, वो भारत की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, देश की एकता की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात कर रहे हैं। वहां कोई पार्टी की बात नहीं हो रही है। पार्टी की जब बात होगी तो हम देश के अंदर में आपस में नीतियों पर हमारा जो टकराव रहेगा, लेकिन जब विदेश की बात होगी तो कम से कम राष्ट्र का अपमान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे किसको भेजना चाहिए, किसको भेजना चाहिए था? रवि कुमार को भेज देना चाहिए था क्या? नहीं भेजना चाहिए था। जो अपने देश की फौजी IAS ऑफिसर को कहता है कि वो पाकिस्तानी है, क्या जयशाह को भेजना आप वहां भेजना चाहते थे? जो हमारी सेना पे यहाँ पे सवाल उठा रहा था, कैसी बात कर रहे हैं? किसने उठाया सवाल? आप विजय शाह बोलना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। क्या कहना? आप शायद विजय शाह बोलना चाह रहे हैं। मैं इस पे आना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया किसने सेना पे सवाल उठाया जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में बीजेपी से गया? भाव नहीं था, उनको भेजना चाहिए था क्या? दूसरा, आप देशभक्त की बात कर रहे हैं। देशभक्त किसको कहते हैं बताइए आप? देशभक्त का मतलब ये नहीं होता है जो वीरांगना का अपमान करेगा वो देशभक्त नहीं होता है। वीरांगनाओं का मतलब समझ में आता नहीं भारतीय जनता पार्टी को। नहीं समझ में आता है तो 2 लाइन सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। कोई उनसे भी तो पूछो कैसे वक्त गुजरता होगा जिसका पति युद्ध में होगा, उसका खुद से खुद युद्ध होता होगा, कहीं से कोई खबर ना आ जाए, दिल में यही हमेशा खटक रहते होगा, बच्चों का मुंह देख के घर का चूल्हा जलता होगा। आप क्या समझोगे वीरांगना का मतलब? मुंह उठा के बोल देते हो वीरांगना का भाव नहीं था? जिसके पति को जिस बच्ची के सामने जिसका सिंदूर उसके पति को मार दिया गया हो, उसको कहोगे वीरांगना का भाव नहीं था, और बैठ के राष्ट्रभक्त की बात करेंगे यहाँ पे। ऐसे ये लोग हैं। फिर कह रहे थे कि विदेश में जाके धर्म की चर्चा नहीं हुई। क्यों होगी विदेश में जाके धर्म की चर्चा? हिंदुस्तान की चर्चा होगी, और हिंदुस्तान के जो सांसद लोग गए उन्होंने हिंदुस्तान की चर्चा की, और डंके की चोट पे हिंदुस्तान धर्म की चर्चा तो देश में ही होगी ना। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। अभी जैसे जैसे मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये सारी चर्चाएं दोबारा शुरू हो जाएगी। राजीव रंजन जी, एक सेकंड चलिए जल्दी। एक सेकंड और कौन जयचंद है? नहीं, कौन जयचंद है?
जयचंद पता है किसको कहते हैं? जयचंद उनको कहते हैं जो हमारी सेनाओं पे सवाल उठाते हैं। जयचंद उनको कहते हैं जो हमारी बहन बेटियों को के अंदर वीराना का भाव नहीं देखते, उनको जयचंद कहते हैं। जयचंद उनको कहते हैं जो हमारे अपने आईएएस अधिकारियों को पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं। जयचंद उनको कहते हैं जिनको जो अपनी एयरफोर्स पे सवाल उठाते हो। जयचंद तो आपके पास भरे पड़े हैं। आपके पास राष्ट्रभक्त नाम की चीज नहीं है, आपके पास सिर्फ बीजेपी भक्ति है, आपके पास सत्ता भक्ति है। राष्ट्रभक्ति तो विपक्ष दिखा रहा है, डंकी की चोट पे विदेश की धरती में। प्रदीप जी, आता हूं आपके पास, जरा राजीव रंजन जी से जवाब लेंगे। मिला के जो हमारा सवाल होता है विपक्ष के नाते आपसे सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, और आप रामगोपाल यादव को हटाए पार्टी से। पाकिस्तान की भाषा तो आपके नेता रामगोपाल यादव को हटाए पार्टी से। चलिए राजीव रंजन जी, एकता की बात कर रहे हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है अनुराग जी, ठीक है, देखिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके पार्टी के नेता के नेतृत्व में भी एक प्रतिनिधिमंडल विदेश गया हुआ है जो आज शाम को लौटेगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उसके बाद किया जा रहा है, कांग्रेस के सांसद तो बात कह ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ किसी को पाकिस्तानी कहना, पाकिस्तान की भूमिका रखना कहना, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह भाषा सही है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आखिर में आप बात करेंगे, इसके लिए आप सांसद भी रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि एक बार सरकार के तरफ से इसके बारे में कोई भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए ट्रंप के मामले में खास करके? साहिल, मैं सांसद नहीं रहा हूं, पहली बात। मैं एक बात बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात है उसको रेखांकित करना चाहूंगा। आपने संजय झा जी के नेतृत्व में गए शिष्टमंडल का जिक्र किया, मैं सभी शिष्टमंडलों के बारे में बताऊंगा। ये हिंदुस्तान की जय बोलने वाले लोग गए थे, और जब वहां गए तो फिर धर्म या राजनीतिक दलों के झंडे, भाषा, क्षेत्र, जाति सबसे ऊपर उठकर हिंदुस्तान बोल रहा था वहां। और निसंदेह ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर था जब पाकिस्तान का नापाक चेहरा दुनिया को बताना इसलिए भी जरूरी है कि आज जो पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव बढ़ा, लेकिन उसके पहले चाहे वो 9/11 हो या दुनिया के अनेक मुल्कों में ब्रसल से लेकर पेरिस से लेकर के जहां भी आतंकी वारदातें हुई हैं, पूरी दुनिया के आतंकी पाकिस्तान को पनाहगाह मानते हैं। और सोमालिया से लेकर इथियोपिया से लेकर सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया के टेररिस्ट वहां आते हैं, पाकिस्तान उनको पनाह देता है, ISI की ट्रेनिंग मिलती है, और इन सरगनाओं का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने उद्देश्य के लिए भारत के खिलाफ या दुनिया के अनेक मुल्कों के खिलाफ करता रहा है। और अगर ऐसे समय में जब हिंदुस्तान की तरफ से सुप्रिया सुले बोल रही हो, प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही हो, सलमान खुर्शीद बोल रहे हो, ऐसे समय में जब तमाम राजनीतिक दलों के लोग, आप देखिए 7 शिष्टमंडल है, भारतीय जनता पार्टी 2 ही शिष्टमंडल की अगुवाई कर रही है, इसमें सहयोगी दलों की भी शिष्टमंडल के नेता हैं, और विरोधी दलों के भी नेता जो हैं वो शिष्टमंडलों की अगुवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत ने काफी सकारात्मक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ भारत का स्टैंड, चाहे वो भारतीय प्रवासी समुदाय जो दुनिया के इन तमाम मुल्कों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है, राजीव रंजन जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि नहीं, वो ठीक है, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि उसके साथ साथ भाषा ये भी की जाती है कि देखिए हमने भेजा, हमको रिस्पांस मिला, कांग्रेस के समय पर रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो कांग्रेस से प्रतिक्रिया आएगी उस बात को लेकर। आप भी तो विपक्ष में रहे, आपको नहीं लगता कि कई बार सरकार को सवाल पूछना सही है इसमें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है आत्मनियंत्रण की जरूरत तो सभी पक्षों को है। मैंने आपके कार्यक्रम में भी कुंवर विजय शाह का सवाल हो, जांगड़ा का सवाल हो, या कांग्रेस के नेताओं के अब संवैधानिक पदों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का विवादित बयान आया, कांग्रेस के अनेक नेताओं के बिगड़ैल बोल हैं। अभी मनोज झा को मैं सुन रहा था, अपने प्रेमचंद गुप्ता जी को तो समझा लेते, समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुनता हूं तो वो क्यों नहीं राजीव राय को जाने से रोक लिए? ये समझ से परे है। जब देश का प्रतिनिधित्व तो ये सांसद कर रहे हैं तो देश की बात ही करेंगे। देखिए बंगाल में भाषण आपने सुना कि नहीं सुना? राजीव, सीधा सा जवाब है अनुराग भदौरिया। देखिए एकदम सीधा सा मेरा जवाब है। एक तो मैं अपना करेक्ट कर दूं,
गलती से हो सकता है मैंने विजय शाह की जगह जय शाह बोल दिया हो, वो विजय शाह की बात है। दूसरी जो बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के साथ खड़े दिखाई देंगे। विदेश की धरती पे हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसकी बात करी? विदेश की धरती पे हमारे नेता बोल रहे हैं और ये यहाँ पे कांग्रेस, समाजवादी, बीजेपी खेल रहे हैं कि कांग्रेस का नेता विदेश में क्या बोल रहा है। वो कांग्रेस के नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी नेता नहीं है, वो भारतीय जाके वहां पे भारत का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन आप देश के अंदर राजनीति क्यों करना चाहते हो ये बोल के कि कांग्रेस के नेता भदौरिया जी नहीं है, वो बीजेपी में है, बाल की खाल निकालने में आपको महारत देना भाई। राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना वहां पे, यहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा। से नीचे उतारते अगर हम यहाँ पे हैं तो विपक्ष के नाम से आपसे सवाल पूछेंगे। अगर जनता से संबंधित सवाल होगा, देश से संबंधित सवाल होगा तो देश के अंदर में लोकतांत्रिक तरीके से आपको सवाल पूछेंगे। लेकिन जब विदेश की ज्यादा समझदार इस देश के नेता वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बेहतर तरीके से भारत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा। आप हर समय चीखने चिल्लाने की प्रवृत्ति से बाज आइए। कांग्रेस का नेता क्यों बोल रहा है? समाजवादी कहीं ना कहीं केवल जब ये प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, जरा विनोद अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे, जरा उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे हर पहल में कहीं ना कहीं राजनीति कैसे घुस जाती है। जरा बाकी लोगों को शांत करिए, उसके बाद मुझे प्रदीप भंडारी के पास भी जाना है। लेकिन पहले विनोद जी, आपने कई सालों से इस तरीके के प्रतिनिधिमंडल देखे होंगे, लेकिन इस बार जिस तरीके से राजनीति होती रही, कांग्रेस ने शुरुआत की कि भाई हमसे पूछा नहीं गया और उसके बाद बार बार वो सवाल उठा रहे हैं। शशि थरूर आकर ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको मान लेनी चाहिए भारत सरकार की बात, लेकिन कांग्रेस उसको मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि देखिए हमारी अगुवाई में हुआ, कांग्रेस ये नहीं कर पाई थी। पाकिस्तान की भाषा यहां पर कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। ये बातें रुकती क्यों नहीं है? ये राजनीति रुकती क्यों नहीं है? देखिए साहिल, पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि भारतीय क्रिकेट टीम जब बाहर जाकर क्रिकेट खेलती है तो भारतीय क्रिकेट टीम होती है और वही खिलाड़ी आईपीएल में आकर के एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं टीम मैच में। तो जो टीम गई थी विदेशी प्रतिनिधिमंडल, भारत की टीम थी, तो वहां थोड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, वहां तो उनकी भाषा एक होनी चाहिए। और धरती पर, देश की धरती पर उतरते ही रेखा जी ने कांग्रेस और बीजेपी शुरू कर दिया। तो जैसे आईपीएल का गेम शुरू हुआ, उन्होंने अपना शुरू कर दिया। अभी सलमान खुर्शीद भी आके और बाकी जो विपक्ष के नेता वो भी आके अपनी पार्टी के हम यहाँ मिलाएंगे, क्योंकि वो उनका तब दल का धर्म होगा। अभी वो देश का धर्म निभा रहे हैं, अभी वो विदेश की धरती पर राष्ट्र धर्म निभा रहे थे और देश में आकर के वो राजनीति का धर्म निभाएंगे तो उनकी पार्टी का धर्म है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत अच्छी पहल भारत सरकार की थी और ये पहल तो और पहले भी होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत का पक्ष रखने के लिए जो सभी दलों के योग्य सांसद है, उनको भेजा गया है, तो बेहतरीन पहला ये, इसको मैं बार बार कहता हूं कि ये नेहरूवादी राजनीति है, सबको साथ लेकर के समावेशी की राजनीति, जिसको पिछले कुछ वर्षों से थोड़ा सा जिसका उपयोग कम हो गया था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने सबको साथ लिया, भेजा, इसे स्वागत किया जाना चाहिए। दिस इज द नेहरूवियन डेमोक्रेसी कि नेहरू जी अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने भेजा था युवा प्रतिनिधिमंडल में, नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था यूनाइटेड नेशंस में, ये राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। तो ये इस तरह से, या फारूक अब्दुल्ला को भेजा गया था, तो ये अच्छी पहल हुई और इससे सकारात्मक परिणाम भी आया। कोलंबिया को जिस तरह अपना स्टैंड बदला उन्होंने, शशि थरूर को उसके लिए योगदान उनका है कि उन्होंने उसका स्टैंड बदलवाया, या अभी रेखा जी ने, आप सुन रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह जी? मैं जवाब देना चाहूंगा जल्दी से आपका जवाब, क्योंकि समय मेरा खत्म हो रहा है। विनोद जी क्या कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं? करूंगा जो मुस्लिम और उसके बाद आखिर में मुझे प्रदीप भंडारी के पास भी जाना है। जल्दी से ब्रिजेंद्र जी। कोलंबिया ने एक अच्छी पहल है कह रहे हैं वो, आप उसको अच्छी पहल की तरह देखिए। 30 सेकंड है आपके पास, उसके बाद आखिर में प्रदीप भंडारी। अच्छी पहल नहीं, ये पहले भी होता रहा है। इंदिरा गांधी जी के समय में और अदरवाइज भी डेलीगेशन इस तरह के जाते रहे हैं। कहने की बात सिर्फ इतनी थी। सबसे पहले तो भदौरिया जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने सारे वो नाम ले दिए जो मैं नहीं लेना चाहता था या नहीं ले पाया था। लेकिन वहां देश की आवाज रखी गई थी और जिस प्रकार से बीजेपी का पूरा रवैया रहा है इन डेलीगेशंस को भेजने में, इनको कॉन्स्टिट्यूट करने में, और वापस हवाई जहाज से उतरते ही जो दलगत राजनीति के दलदल में ये कूदने जा रहे हैं। हमारा सिर्फ देखिए, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, मैं सिर्फ 3 चीजों का जिक्र करूंगा, 3 व्यक्तियों का। एक ट्रंप का, दूसरा हमारे एयरफोर्स चीफ का,
और तीसरा सीडीएस ने जो इंटरव्यूज दिए हैं, कृपया करके इनके ऊपर खुलासा होना चाहिए, जो सिर्फ एक पार्लियामेंट सेशन में स्पेशल सेशन बुलाकर ही हो सकता है। पार्लियामेंट में इसकी क्लैरिटी मिलनी चाहिए प्रदीप भंडारी। सीडीएस के स्टेटमेंट या शशि थरूर के स्टेटमेंट से क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्या सरकार पार्लियामेंट का सेशन होगा तब इसकी सारी क्लैरिटी रखेगी? पार्लियामेंट के आने वाले सेशन के अंदर इस पे चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी 26/11 के बाद एक सेशन नहीं बुलाई थी, पहला। दूसरा, दुनिया के किसी भी कोने में हो, भारत की बात करनी चाहिए, भले देश में हो कहीं हो। मैंने तो नहीं सुना कि देश के अंदर पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान आर्मी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी को क्यों कोट करती है? हाफिज सईद क्यों कहता है कांग्रेस पार्टी जो है उसकी फेवरेट पार्टी है? और अगर विनोद जी यहाँ पे बात कर रहे हो नेहरू जी की, तो एंडरसन भगत रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज करी थी 1962 वॉर के बाद में नेहरू जी ने? और अनुराग भदौरिया, रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाया। सुनो, 1996 में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने जब 25 साल कंप्लीट हो रहे थे, 19 मेरा समय खत्म हो गया है, इसीलिए नहीं बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन एक बात साफ है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये जो प्रतिनिधिमंडल भारत के तरफ से अलग अलग देशों में भेजे गए थे, उनकी वापसी शुरू हो चुकी है। और आने के बाद जिस तरीके से विनोद अग्निहोत्री जिक्र कर रहे थे कि अब इंटरनेशनल मैच नहीं, अब आईपीएल मैच होगा, तो इस आईपीएल मैच में हर किसी का स्टेटमेंट क्या वही रहता है जो विदेश में जाकर, विदेश की धरती पर जाकर कहने की कोशिश की जा रही थी, या देश में आकर स्टेटमेंट बदलता है? उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।